Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। देखो रिवीजन है तो इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, कोशिश करूंगी 30 to 40 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर आपको डिटेल में रिवाइज करा दूं। कोई टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। स्टिल अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो सारी डिटेल वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनी एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी होती क्या है और इस मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये मनी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। देखो मनी क्या है, कोई भी वो चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, जिसकी सहायता से हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, वो चीज क्या है, मनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे ब्रेड का पैकेट खरीदना है, मैं दुकान में गई और सामने वाले को कैश देकर आई और उससे ब्रेड का पैकेट ले आई, तो यहाँ पर ब्रेड का सेल और परचेज हुआ है। क्यों? क्योंकि मनी एग्जिस्ट करती है। तो मनी क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग गुड्स और सर्विसेज का सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस चीज को बोला जाता है मनी। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, जिसकी हेल्प से गुड्स और सर्विसेज का सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। सामने वाला इसे एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता, सामने वाला इसे एक्सेप्ट ही करेगा। इस चीज को बोला जाता है मनी। रूपी इन इंडिया इज मनी, हमारी कंट्री के अंदर इंडियन रूपी क्या है, मनी है। आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं, डेबिट कार्ड्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज होता है, हम लोग यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, मनी के अंदर आती हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से गुड्स और सर्विसेज का सेल और परचेज होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये तो समझ में आ गया भाई मनी है क्या। अब देखो इस मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि ये मनी एग्जिस्टेंस में आई कैसे। इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, देयर वाज नो मनी, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। देखो पुराने समय की बात करें, जब बहुत पीछे हम लोग जाएं, तब मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मनी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर किसी को कुछ भी लेना देना है तो गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास में राइस है, मुझे वीट खरीदना है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि किसके पास में वीट है। मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगी जिसके पास में वीट है। फिर मैं ये भी देखूंगी कि भाई उस वीट वाले बंदे को भी मेरे राइस की जरूरत है क्या। फिर हम लोग आपस में हमारा राइस और वीट एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से गुड्स का एक्सचेंज होता था और इस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बट विद द इंक्रीज इन ह्यूमन वांट्स बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी इनएफिशिएंट एंड देन वी इन्वेंटेड मनी। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, ह्यूमन वांट्स इंक्रीज होती गई, हम लोगों को लगा यार बार्टर सिस्टम से काम नहीं चलेगा कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करा, मनी को इन्वेंट करा। इनिशियली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज मनी। अब देखो शुरुआती में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा था एज अ मनी, बट ये भी लंबे समय तक चला नहीं, ये भी थोड़ा सा डेंजरस था। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को कैरी करना ही बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। प्लस इसमें एक चीज और बताती हूँ, देखो मैं कहती हूँ ये एक सिल्वर का कॉइन है और इस सिल्वर के कॉइन के ऊपर लिखा है 10 रुपए, तो ये 10 रुपए लिखा है, इसका मतलब इस सिल्वर के कॉइन की मनी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। इस सिल्वर के कॉइन से बंदा मार्केट के अंदर 10 रुपए का सामान खरीद सकता है, ये क्या है, इसकी मनी वैल्यू है। बट अगर वो इस सिल्वर के कॉइन को पिघला ले, या फिर मैं कहूं कि इसके अंदर जो सिल्वर का कंटेंट है, उस सिल्वर की अगर कीमत देखी जाए, तो मैं कहती हूँ सिल्वर की कीमत है 25 रुपए, तो सामने वाले तो यही सोचेगा यार इस सिल्वर के कॉइन को खर्च क्यों करें, इसके अंदर जो सिल्वर है उसकी कीमत तो उल्टा 25 रुपए है। तो यहाँ पर लोगों ने इनके साथ में ट्रेड करना बंद कर दिया, और ये थोड़ा सा डेंजरस भी था गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को यूज करना, इसलिए धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी बंद हो गए। सो अलॉय कॉइन्स एंड पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद में मेटल के कॉइन्स आए जो आज हम यूज करते हैं, पेपर नोट्स आए, पेपर करेंसी आई जो आज हम यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे प्लास्टिक मनी आई, क्रेडिट कार्ड्स आए, डेबिट कार्ड्स आए, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है, हम लोग यूपीआई करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ एक आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, और पेटीएम के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, फोन पे के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, गूगल पे है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में है, और धीरे धीरे तो अब क्रिप्टो करेंसी भी आने लगी है। तो इस तरह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। नाउ वी यूज प्लास्टिक मनी, आज की डेट में हम प्लास्टिक मनी को बहुत अच्छे से यूज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश कार्ड्स एंड ई मनी। ई मनी हम लोग यूज करते हैं, हर किसी के फोन में पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। तो समझ में आ गया कि भाई मनी होता क्या है और इस मनी का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ।
बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की कि मनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला काम, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। अगर हमारे पास में पैसा है तो हम कुछ भी सेल और परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ब्रेड का पैकेट खरीदना है, मैं सामने वाले को जाके पैसा दूंगी, मुझे ब्रेड का पैकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेल और परचेज पॉसिबल है। ये किसका काम करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी है तो हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज्जा कितने का है? 340 रुपीज का। शाही पनीर कितने की है? 300 रुपए की। कढ़ाई पनीर कितने की है? 240 रुपए की। तो हर चीज के आगे उसकी प्राइस लिखी हुई होती है। इसका मतलब क्या है? आज हम किसी भी चीज को पैसों के अंदर मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू को हम लोग कैसे बताएंगे? पैसों के अंदर। पैसों के अंदर तोल सकते हैं। तो मनी किसका काम करती है? मेजर ऑफ वैल्यू का काम करती है। हम किसी भी चीज को तोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। वी वैल्यू आर गुड्स एंड सर्विसेज। हम हमारी गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज मनी है तो मनी को हम लोग कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। घर पर गुल्लक में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, बैंक अकाउंट्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो मनी को स्टोर भी किया जाता है। मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। देखो, डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी पेमेंट्स होती हैं? वो पेमेंट्स जो हमें फ्यूचर में करनी है। तो चाहे डेफर्ड वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में, चाहे फ्यूचर पेमेंट्स लिखा हुआ है, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स लिखा हुआ है, तीनों एक ही बात है, एक ही होते हैं। आज मनी है तो हम लोग आराम से फ्यूचर की पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं किसी से 10,000 रुपए के गुड्स खरीद के लेकर आई, मैंने सामने वाले को बोला 3 महीने बाद में लौटाऊंगी विद इंटरेस्ट, तो मनी की फॉर्म में मैं आराम से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकती हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब बार्टर सिस्टम में पहुंच जाओ, मुझे 3 महीने बाद में किसी को गाय देनी है और इंटरेस्ट पे मैं आपको बकरी भी दूंगी साथ में इंटरेस्ट के तौर पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। तो मनी आ गई तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम भी करती है, मेजर ऑफ वैल्यू का काम भी करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करती है। और मनी है तो हम लोग डेफर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, इन्हीं फंक्शंस की हेल्प से मनी की एक बेस्ट डेफिनेशन निकल कर आई। मनी इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसका काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम भी करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है, मेजर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है, एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स का काम भी करता है। तो क्लियर हो गया मनी है क्या, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी के क्या क्या फंक्शंस है। अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। मैंने पहले ही बता दिया, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन के पास में शीप है, इसे अपनी शीप बेचनी है और बदले में टमाटोज खरीदने हैं। तो ये पर्सन सबसे पहले तो ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसे शीप की आवश्यकता है, प्लस ये भी मेक श्योर करेगा कि उस बंदे के पास में टमाटर होने चाहिए ताकि ये दोनों अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसे ही बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अब देखो, वो कंट्री, वो एरिया, वो इकोनॉमी जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है, उस इकोनॉमी को बोला जाता है C2C इकोनॉमी। क्या कहते हैं? C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी इज द इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी होती है, एक ऐसा एरिया है, ऐसा सिस्टम है जहां पर कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स देके गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं C2C इकोनॉमी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। यहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता है? बार्टर सिस्टम चलता है। क्लियर हो गया। अब देखो, बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थे। इन्हीं कमियों की वजह से क्या आई थी? मनी आई थी। तो उन कमियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसे टमाटर खरीदने हैं तो सबसे पहले तो ये उस बंदे को ढूंढेगा जिसके पास में टमाटर है। ठीक है भाई, मान लो वो बंदा मिल भी गया। अब ये भी देखेगा कि उस बंदे को भी शीप की आवश्यकता है क्या, ताकि ये दोनों आपस में चीजें एक्सचेंज कर सके। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है? दोनों लोगों के पास में ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। दिस इज अ मेन फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम का मेन फीचर है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर two individuals should have such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants। इसके अंदर क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दो इंडिविजुअल्स के पास में ऐसे गुड्स होने चाहिए जो वो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसकी वजह से उस टाइम पर एक्सचेंज क्या था? लिमिटेड था, क्योंकि पहले तो ये ढूंढो कि सामने वाले के पास में वो गुड है क्या जो हमें चाहिए, फिर ये भी देखना कि भाई उस बंदे को भी उस गुड की नीड है क्या जो हमारे पास में है, ताकि हम एक्सचेंज कर सके, क्योंकि मनी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत बड़ी कमी थी।
सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो आज मनी है तो हमारे पास में एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। अगर आप मुझसे पूछोगे आपकी गाड़ी की कीमत कितनी है, तो मैं मेरी गाड़ी की कीमत इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकती हूँ। आज हम लोग हमारे किसी भी एसेट को मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, पैसे में तोल सकते हैं। बट बार्टर सिस्टम में पैसा एग्जिस्ट नहीं करता था, तो बहुत डिफिकल्ट था कि हम लोग ये पता लगा पाए कि हमारे असेट्स की कीमत कितनी है, हमारे असेट्स की वैल्यू कितनी है। आज पैसा है तो हम लोग बता सकते हैं किसी भी असेट की वैल्यू इतनी है, 4 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, और इसीलिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास में है। थर्ड इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। देखो फ्यूचर पेमेंट्स को ही कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी बोलते हैं और डेफर्ड पेमेंट्स भी बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। आज अगर हमें फ्यूचर पेमेंट्स करने हैं तो मुझे पता है सामने वाले को मुझे इतना तो प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है और इस प्रिंसिपल पर मुझे इतना ब्याज यानी कि इतना इंटरेस्ट देना है, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ आराम से। बट सोचो बार्टर सिस्टम में कैसे होता होगा, मैं आपको एक भैंस दूंगा, भैंस के साथ में इंटरेस्ट के तौर पर मैं आपको मेरी बकरी भी दे दूंगा, इस तरह का कुछ सिस्टम था। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिस्टम था, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, फ्यूचर पेमेंट्स इतने आसान नहीं थे, ये इसका एक ड्रॉबैक है। फोर्थ इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब देखो पहले के टाइम पर असेट्स क्या होते थे, गाय भैंस घोड़ा बकरी, ये सब क्या थे, असेट्स थे, यही चीजें थी, गाड़ी वगैरह तो चलती नहीं थी। इन सब चीजों को स्टोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती थी, और अगर किसी को भेजना है ट्रांसफर करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी। आज अगर हमें पैसा भेजना है तो हम यूं मोबाइल से क्लिक करके हमारे पैसे को तुरंत किसी दूसरी कंट्री में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का कि चीजों को स्टोर करना भी बहुत मुश्किल था। कल को कोई नेचुरल हजार्ड आ जाए तो हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गाय भैंस, जो भी घर वगैरह है, सब कुछ तबाह हो सकता था, ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल था, अच्छी खासी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी। तो क्लियर हो गया बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स। अब है फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो फॉर्म्स ऑफ मनी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक है हमारे पास में फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। याद रहेगा, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, और सेकंड कैटेगरी में क्या है, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ मनी हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। देखो फिएट मनी आप इमेज देखकर ही समझ गए होंगे, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पेपर नोट्स आ जाते हैं, सारे के सारे कॉइन्स आ जाते हैं। मतलब ये वो मनी है जो हम लोग लीगली बाउंड हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे ही। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी, ये वो मनी है विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के ऑर्डर पर इशू करी जाती है। एकदम लीगल मनी है जो सरकार के ऑर्डर पर इशू करी जाती है। इसके अंदर सारे के सारे हमारे नोट्स आ जाते हैं, सारे के सारे हमारे कॉइन्स आ जाते हैं, जो हम लोग बाउंड हैं कि हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेरे पास में अगर 100 रुपए का नोट आया तो मैं सामने वाले को ये नहीं बोल सकती कि मैं 100 का नोट नहीं लूंगी, मुझे तो दो 50-50 के दो। मैं लीगली बाउंड हूं कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी ही, क्योंकि ये सरकार के ऑर्डर पर इशू करी गई है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, नोट्स एंड कॉइन्स। जबकि फिड्यूशरी मनी सरकार के ऑर्डर पर इशू नहीं करी जाती, ये वो मनी है विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर कौन होता है, जो पैसा देगा, पेई कौन है, जिसके पास में पैसा आएगा। ये वो मनी है जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करी जाती है ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। अगर कोई मुझे चेक दे रहा है तो मैं उसका चेक एक्सेप्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। मुझे पता है उसके अकाउंट में पैसा होगा, वो मुझे चेक दे रहा है तो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो चेक्स एग्जाम्पल हो गया हमारा फिड्यूशरी मनी का। क्लियर है। सेकेंड है हमारे पास में फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझा देती हूँ। सपोज ये हमारे पास में एक कॉइन है और इस कॉइन पर लिखा है 10 रुपीज, इस कॉइन पर 10 रुपए लिखा है। ये 10 रुपए क्या है, इसकी मनी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, मनी वैल्यू है कि इस कॉइन से मैं मार्केट में 10 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ, इसकी कीमत 10 रुपए है। ये क्या है, इसकी मनी वैल्यू। वहीं अगर इस कॉइन को पिघाला जाए तो अगर ये गोल्ड का है तो गोल्ड निकलेगा, सिल्वर का है तो सिल्वर निकलेगा, मेटल का है तो मेटल निकलेगा। तो अगर इसको पिघाला जाए तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी कमोडिटी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। सपोज मैंने कहा इसके अंदर जो मेटल है उसकी कीमत 3 रुपए है, उसे बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू। क्या कहते हैं, कमोडिटी वैल्यू। ये चीज याद रहेगी, जितना उसके ऊपर लिखा है वो उसकी मनी वैल्यू है, और जितना उसके अंदर कंटेंट है, गोल्ड सिल्वर या जो भी मेटल है, उसकी कीमत को बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू। अब फुल बॉडीड मनी कौन सी मनी है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉइन्स की बात करते हैं, पेपर नोट्स की बात नहीं करते। ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो कॉइन्स चलते थे ना, सिल्वर के कॉइन्स, अगर मैं कहती हूँ इस कॉइन पर 10 रुपए लिखा है
तो इसकी मनी वैल्यू कितनी है 10 रुपए। और अगर इस कॉइन को पिघाला जाए तो इसके अंदर जो सिल्वर है उस सिल्वर की कीमत भी कितनी है, उस सिल्वर की कीमत भी 10 रुपए ही है। यानी कि अगर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर होती है उस मनी को बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दैट मनी, ये वो मनी है इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स में ही होती है, जिसकी कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसकी मनी वैल्यू के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल जो सिल्वर कॉइन्स ब्रिटिश रूल के टाइम पर चलते थे, जितना सिक्के पर लिखा है उतने ही उसके कंटेंट की वैल्यू है। बट आज कौन से कॉइन्स चलते हैं हमारे पास में, मेटल के कॉइन्स चलते हैं, अलॉय वाले कॉइन्स चलते हैं। अगर सिक्के पर 10 रुपए लिखा है तो ये इसकी मनी वैल्यू है। बट अगर आप देखो इसके अंदर जो मेटल है, जो अलॉय है, उसकी कीमत सिर्फ कितनी होगी, 2 रुपए 3 रुपए। तो यहाँ पर मनी वैल्यू ज्यादा है उसकी, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी कीमत है 2 रुपए 3 रुपए, यानी कि कमोडिटी वैल्यू कम है। इसे बोला जाता है क्रेडिट मनी। क्लियर हो गया यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। की सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब अगर किसी भी चीज को मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकती हूँ, मतलब वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मैं अगर बता सकती हूँ आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतने रुपए हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बैंक अकाउंट में इतने रुपए हैं, ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से सप्लाई ऑफ मनी भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के पास में कितना पैसा है, उस पूरे को टोटल कर दो, उस पूरे को प्लस कर दो, उसे बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आ गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके पास में जितना भी पैसा है उस सबको प्लस कर दो, तो हमें क्या पता चलता है, कंट्री के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। अब इसके अंदर क्या नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ऑफ मनी के अंदर एक तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता। किसका पैसा नहीं आता, गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता। और एक इसके अंदर हमारे बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि सरकार और हमारा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में मैं कॉमर्शियल बैंक्स की भी बात कर रही हूँ। कॉमर्शियल बैंक मतलब हमारा HDFC हो गया, हमारा SBI हो गया, ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। और इसके अंदर मैं RBI की भी बात कर रही हूँ। तो स्टॉक ऑफ मनी यानी कि सप्लाई ऑफ मनी के अंदर सरकार का पैसा भी नहीं आता और हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का पैसा भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये मनी के सप्लायर्स है। कौन है, मनी के सप्लायर्स है, मनी के प्रोड्यूसर्स है, ये पैसा बनाते हैं। सप्लायर्स के पैसे को हम इसमें काउंट नहीं करते, इसके अंदर हम बाकी लोगों के पैसे को काउंट करते हैं। याद रहेगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार का पैसा और हमारे बैंकिंग सिस्टम का पैसा सप्लाई ऑफ मनी के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये मनी के प्रोड्यूसर हैं, ये बल्कि उस मनी को हमें सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मनी सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है ये। तो इसे मेजर करने के हमारे पास में टोटल 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 एंड M4। देखो हमारे कोर्स में सिर्फ M1 है, बट M2, M3, M4 अगर आपको पढ़ना है तो इस चैप्टर की डिटेल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं देखो M1 मेजरमेंट की। M1 मेजरमेंट से अगर आपको मनी सप्लाई निकालनी है तो 3 चीजों को प्लस कर दो। कौन कौन सी, C प्लस DD प्लस OD। कौन कौन सी, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। आम जनता के पास में जितना पैसा है, वो पैसा जो उनके घरों में है, जो उनकी जेब में है, बैंक में जो पैसा है उसकी बात नहीं करी, आम जनता के पास में, जनरल पब्लिक के पास में जो पैसा है, उनकी पॉकेट्स में, उनके घर में, उनकी तिजोरी में, उस पैसे को बोला जाता है C। याद रहेगा। सेकेंड आता है DD। DD की फुल फॉर्म है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक। आम जनता का पैसा जो कमर्शियल बैंक्स के पास में है उसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वो हमारा पैसा जो हम कभी भी निकलवा सकते हैं, जो हम ATM के थ्रू निकलवा सकते हैं या फिर हम लोग चेक देकर हमारे पैसे को निकलवा सकते हैं, उस पैसे को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। यहाँ पर हम लोग FD की बात नहीं करते। FD की फुल फॉर्म क्या होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट। याद रखना FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ही दूसरा नाम होता है टर्म डिपॉजिट। आपकी बुक के अंदर बॉक्स में दे रखा होगा टर्म डिपॉजिट्स। तो हम लोग इसके अंदर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को ही इंक्लूड करते हैं। वो पैसा जो हम कभी भी चेक देकर निकलवा सकते हैं, कभी भी ATM से निकलवा सकते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इसके अंदर FD नहीं आती, यानी कि टर्म डिपॉजिट नहीं आता, क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स यानी कि FD का टाइम पीरियड फिक्स होता है। 2 साल के लिए हमने FD कराई है, 5 साल के लिए कराई है, 10 साल के लिए कराई है, उतने टाइम के बाद में ही हमें वो पैसा मिलता है। और अगर हम बीच में निकलवाते हैं यानी कि हमारी FD तोड़वाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा, तो वो पैसा हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। थर्ड है OD। OD के अंदर 3 चीजें आती हैं,
हमारी कंट्री के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो आरबीआई के पास में पड़ा है वो, प्लस दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे ही दूसरे देशों के भी सेंट्रल बैंक होते हैं, उनका पैसा अगर हमारे आरबीआई के पास में है तो वो, प्लस दूसरे देशों की सरकार का पैसा भी अगर आरबीआई के पास में है तो वो भी ले लो, प्लस जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी पैसा अगर आरबीआई के पास में है तो उसे भी प्लस कर दो। अगर इन तीन चीजों को प्लस करते हो तो हमें मिलता है अदर डिपॉजिट्स। तो M1 मेजरमेंट से मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं? तीन चीजों को प्लस करके। सी मतलब आम जनता का पैसा जो आम जनता के पास में ही है, उनकी पॉकेट में है, घर पर है, गुल्लक में है। डीडी मतलब आम जनता का वो पैसा जो आम जनता कमर्शियल बैंक के अंदर जमा करवा के रखती है, बट कभी भी डिमांड करके निकलवा सकती है। डिमांड डिपॉजिट से डिमांड पर निकलवा सकती है, चेक्स के थ्रू निकलवा सकती है, एटीएम के थ्रू निकलवा सकती है। इसके अंदर टर्म डिपॉजिट्स यानी कि एफडी नहीं आती, क्योंकि ये पैसा डिमांड करके नहीं निकलवाया जाता, यहाँ पर तो एफडी ब्रेक ही होती है। और थर्ड है अदर डिपॉजिट्स, इसमें तीन चीजें आती हैं। हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो आरबीआई के पास में है, दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक का पैसा, प्लस दूसरे देशों की सरकार का पैसा जो आरबीआई के पास में है, प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इनका पैसा भी जो आरबीआई के पास में, इन तीनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा ओडी। इन तीनों को प्लस करके हमें मिलता है हमारा मनी सप्लाई M1 मेजरमेंट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई बिकॉज नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। जब यहाँ पर हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही लेते हैं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते। अब समझा देती हूँ, एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट और एक होता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। जब हम ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास में है, जो हम डिमांड करके निकलवा सकते हैं चेक के थ्रू, वो तो आता ही है, प्लस इसके अंदर एक चीज और आती है, इसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी आ जाते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब एक कमर्शियल बैंक का पैसा अगर दूसरे कमर्शियल बैंक के पास में है, एसबीआई का पैसा अगर पीएनबी के पास में है, या फिर पीएनबी का पैसा अगर एचडीएफसी के पास में है, तो वो भी हमारे ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में आ जाते हैं। तो वो तो किसका पैसा है? बैंकों का पैसा है। मैंने आपको पीछे ही बता दिया, बैंक्स के पैसे को हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, बैंक्स के और सरकार के पैसे को, क्योंकि वो कौन है? मनी के सप्लायर्स हैं। इसीलिए जब हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो कभी भी हम ग्रॉस डिमांड्स को इंक्लूड नहीं करते, हम लोग सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं आते। एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है, वो सारे क्लेम्स इसके अंदर नहीं आते। तो ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना कि इसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स आते हैं, बैंक के पैसे को हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। इसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं आते, इसके लिए हम लोग इसे मनी सप्लाई के अंदर यूज करते हैं, याद रहेगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि मनी के सप्लायर्स कौन है, तो मनी के तीन सप्लायर्स है। एक है मनी का सप्लायर हमारा आरबीआई, एक है हमारे कमर्शियल बैंक्स और एक है गवर्नमेंट। देखो आरबीआई क्या करता है, सारे के सारे पेपर नोट्स इशू करता है, सारे के सारे पेपर नोट्स सिवाय 1 रुपए के नोट के। कौन से रुपए के नोट के? सिवाय 1 रुपए के नोट के। मैं नोट्स की बात कर रही हूँ। आरबीआई सारे के सारे पेपर नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि ये 1 रुपी नोट इशू करने का काम किसका है? हमारी गवर्नमेंट का। किसका काम है? वो हमारी गवर्नमेंट का। प्लस जितने भी कॉइन्स हैं वो इशू करने का काम किसका है? हमारी गवर्नमेंट का। तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो सारे के सारे नोट्स इशू करता है सिवाय 1 रुपए के नोट के, क्योंकि जो 1 रुपए का नोट है और सारे के सारे कॉइन्स हैं वो इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? मनी सप्लायर के अंदर हमारा प्रोड्यूसर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ध्यान से पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ऑल करेंसी नोट्स। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सारे के सारे नोट्स इशू करता है सिवाय 1 रुपए के नोट के। आरबीआई करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका मतलब क्या है? करेंसी इशू करने से पहले आरबीआई को एक रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास में। कितने रुपए का रिजर्व? 200 करोड़ रुपए का रिजर्व। और इसके अंदर ये 200 करोड़ रुपए किस फॉर्म में होते हैं? गोल्ड की फॉर्म में प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। समझ में आया? करेंसी इशू करने से पहले आरबीआई को अपने पास में रिजर्व रखना पड़ता है 200 करोड़ रुपए का। और ये 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व है ये किस फॉर्म में होना चाहिए? गोल्ड की फॉर्म में और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म
फॉर्म में, और उसके अंदर भी फिक्स है कि 200 में से 115 करोड़ तो गोल्ड की फॉर्म में ही होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 115 करोड़ तो गोल्ड की फॉर्म में ही होना चाहिए, बाकी का हमारा फॉरेन सिक्योरिटीज में हो सकता है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। अब देखो कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स किसी भी तरह के नोट्स इशू नहीं करते, कॉइन्स इशू नहीं करते। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट इशू करेंसी, ये करेंसी डायरेक्टली इशू नहीं करते, फिर भी ये मनी के सप्लायर हैं, फिर भी ये कंट्री के अंदर मनी क्रिएट करते हैं, बट दे क्रिएट मनी कैसे, बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कैसे क्रिएट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से। सपोज मैं कमर्शियल बैंक के अंदर गई, मैं एसबीआई में गई और जाकर मैंने 10,000 रुपए एसबीआई के अंदर जमा करवाए, ये मेरे क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है, जो मैं कभी भी चेक देकर कभी भी मेरी डिमांड पर इस पैसे को निकलवा सकती हूँ। बट कमर्शियल बैंक सारे के सारे पैसे को अपने पास में नहीं रखते, वो इसका कुछ रिजर्व अपने पास में रखेंगे कि अगर मैं कभी बैंक में चले जाऊं मेरा पैसा निकलवाने के लिए, तो मुझे देने के लिए वो कुछ रिजर्व अपने पास में रखते हैं और बाकी पैसे को वो लोन पर चढ़ा देते हैं। ए आया लोन लेने के लिए, कमर्शियल बैंक इस में से ए को लोन दे देंगे। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स ने इस डिमांड डिपॉजिट से क्या करा, पैसा क्रिएट करा, ए को पैसा दे दिया, तो यहाँ पर भी मनी क्रिएट हो रही है। एंड मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जब डिमांड डिपॉजिट से पैसा क्रिएट करते हैं तो इस मनी को बोला जाता है बैंक मनी। क्या कहते हैं, बैंक मनी। ये जो ए को पैसा मिला है बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, इस पैसे को बोला जाता है बैंक मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मनी की सप्लायर है, मैंने बता ही दिया। जितने भी 1 रुपी के नोट्स हैं वो कौन इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में जितने भी कॉइन्स है वो कौन इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मनी की सप्लायर है, और यहाँ पर काम किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। याद रखना किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सारे के सारे कॉइन्स को इशू करना और 1 रुपी के नोट को इशू करना। तो समझ में आ गया, हमारी कंट्री के अंदर 3 सप्लायर्स हैं मनी के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो सारे के सारे नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है 1 रुपए के नोट को इशू करना और सारे के सारे कॉइन्स को इशू करना। और हमारे कमर्शियल बैंक्स का काम है वो डायरेक्टली करेंसी इशू नहीं करते, बट वो डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से कंट्री के अंदर पैसा क्रिएट करते हैं और इस पैसे को बोला जाता है बैंक मनी। याद रहेगा यहाँ तक। अब एक छोटा सा पॉइंट है बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी। देखो बैंक मनी मैंने आपको बता ही दिया, बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। जो लोगों का पैसा बैंकों के अंदर है जिसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, जो वो कभी भी डिमांड पर निकलवा सकते हैं, इसे बोला जाता है बैंक मनी। क्योंकि इसी मनी की सहायता से कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं दूसरे को पैसा उधार देके यानी कि लैंड करके। एक होता है हाई पावर्ड मनी। इस हाई पावर्ड मनी में करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक भी आता है, आम जनता का पैसा भी आता है। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स यानी कि कमर्शियल बैंक्स का खुद का पैसा भी आता है। और कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई के पास में रिजर्व रखवाते हैं वो रिजर्व भी इसके अंदर आता है। तो जब भी हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तब हम बैंक मनी को तो काउंट करते हैं बट हाई पावर्ड मनी को काउंट नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स का पैसा भी आता है, इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स ने जो आरबीआई के पास में रिजर्व रखवाया है वो भी आता है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि गवर्नमेंट का पैसा और हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पैसे को हम लोग मनी सप्लाई के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, काउंट नहीं करते। तो जब भी आप मनी सप्लाई निकालोगे उसके अंदर सिर्फ बैंक मनी ही आता है, हाई पावर्ड मनी नहीं आता। हॉट्स में पूछा जा सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चैप्टर एंड हो गया। 3 क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करने हैं। Why cash deposits of the government and the commercial banks with RBI not treated as a part of money supply? ये मेरे को आपको बताना है। 2 MCQs है। इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय, इंडिया के अंदर कॉइन्स कौन इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। थर्ड है सप्लाई ऑफ मनी, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, रियल फ्लो है या नन ऑफ दीज। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा 1 शॉट के अंदर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।